हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, हम लोग यूपीएससी की 2024 के लिए ये आईएएस विजन का टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट संख्या आज 1 है और ये टेस्ट संख्या 1 में ये पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि देखिए इसके पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया है जिसमें कि 10 क्वेश्चन बहुत ही एक्सप्रेशन के साथ किया हुआ है, तो उसको भी जाकर आप लोग देखिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो ये देखिए, बहुत ही ये पॉलिटी का पूरा इसमें क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे पॉलिटी है, कुछ 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 क्वेश्चन हिस्ट्री का जाएंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी गैर सैन्य भारतीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का विवेकाधिकार है। और दूसरा कथन है कि सुप्रीम कोर्ट किसी विधिक या प्रश्न या राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक महत्व के मामले पर अपनी राय से इनकार कर सकता है, राय देने से इनकार कर सकता है। तो सही बात है, देने से इनकार कर सकता है, 143 के अनुसार है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा स्टेटमेंट कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णयों पर अडिग रहने के लिए बाध्य नहीं है या न्याय या सामुदायिक कल्याण के हित में वह इससे भिन्न निर्णय भी ले सकता है। तो ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार देखिए हो जाएगा आपका आंसर इसमें ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, तीनों के तीनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि फर्स्ट मूवर्स कोइलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 7 औद्योगिक क्षेत्रों को डिकार्बोनाइज करने की एक वैश्विक पहल है। और दूसरा है, हाल ही में भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फर्स्ट मूवर्स कोइलेशन यानी कि FMC लीडरशिप मीटिंग में भाग लिया है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो देखिए, इसमें दोनों ही कथन सही हो जाए तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना, नामकरण और क्षेत्राधिकार एक समान है। दूसरा है, मुंसिफ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण हाईकोर्ट द्वारा किया जाता है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो देखिए, इसमें ये पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। तो ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल को। उपयुक्त में से कौन से कथन सही होगा, बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए, इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों उसके सदस्यों को, तो ये कथन सही हो जाएगा। लेकिन भारत के महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता सॉलिसिटर, ये कथन गलत हो जाएगा कि इन्हें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद परामर्श नियुक्त किया जाता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विपक्ष के नेता का पद एक संवैधानिक पद है और सदन की कुल संख्या के 10वें भाग या उससे अधिक सदस्य संख्या वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को उस सदन में विपक्ष नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। और तीसरा कथन है कि LOP यानी विपक्ष के नेता के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होती है। बताना है कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 2 और 3 सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। विपक्ष के नेता का पद एक संवैधानिक पद है, ये कथन गलत है। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब वकीलों के बारे में कि इन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है। और दूसरा है कि ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। और तीसरा है, केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के हकदार होते हैं। तो देखिए, ये तीसरा कथन तो गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो कौन सा कथन सही नहीं है वो है। तो राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। कह रहा है कि राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, कुछ राज्य बड़े, कुछ राज्य छोटे, कुछ का इकोनॉमिक अलग है, कुछ का अलग है, कुछ के मंत्रिपरिषद, राज्यसभा, लोकसभा की सीटें अलग है, तो सबको एक समान कैसे प्रदान किया जाएगा। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को
सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो सही बात है। अनुसूची 4 में सीटों का आवंटन तो है राज्यसभा के, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गलत है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, तो ऑप्शन ए लगा देंगे, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? राज्य की नगर पालिकाओं के सदस्य, राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक, राज्य में 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालय से कम न के हो, और चौथा है राज्य विधानसभा के सदस्य। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें हो जाएंगे आपके सभी कथन सही है, तो सभी हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, 1 2 3 4। फिर से इसको देख लीजिए। राज्य की नगर पालिकाओं के सदस्य, राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक, राज्य में 3 वर्षों से अध्यापन के रह रहे शिक्षक, और जो माध्यमिक विद्यालय से कम के ना हो, राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। तो सभी कथन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि महानगर योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राज्य विधायिका महानगर योजना समितियों की संरचना के लिए प्रावधान कर सकती है, और दूसरा है इसके 3/4 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने बीच में से चुने जाते हैं, और तीसरा है इन समितियों के अध्ययन द्वारा विकास योजना को राज्य सरकार को भेजा जाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें 1 और 3 सही है, और दूसरा कथन गलत है। 3/4 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा बीच में चुने जाते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो चलिए देखिए, यदि समान प्रावधानों वाले किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, और दूसरा है यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना आवश्यक समझता हो, और यदि राज्य विधानमंडल का समान प्रावधानों वाला कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में अमान्य हो गया है। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका तीनों कथन सही है, ठीक है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षमादान करने की शक्ति तो राष्ट्रपति है कि राज्यपाल है? राष्ट्रपति की है। तो देखिए राष्ट्रपति में क्या कर रहा है कि परिहार का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना, और दूसरा है लघुकरण के दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है, और विराम में किसी दोषी को मूल रूप से दिए गए दंड को किसी विशेष परिस्थिति में कम किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा? तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, ठीक है। तीनों के तीनों यहाँ पे कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक सुरक्षोपाय किए गए हैं? अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार, अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने का स्वतंत्रता, और सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। संसद द्वारा इसके क्षेत्राधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चारों कथन सही है। 1 2 3 4 चारों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल संबंधित राज्य हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श के बाद करता है, और दूसरा है किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श से नहीं की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका इसमें केवल दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन लगाएंगे केवल बी, ठीक है। पहला कथन गलत है। राज्यपाल संबंधित क्या कर रहा है कि राज्यपाल संबंधित राज्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श की बात करता है, तो ये कथन गलत है, कॉलेजियम व्यवस्था से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री के संदर्भ में है, तो भारत के संविधान, एक मिनट, हाँ ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, और दूसरा है कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है
उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका दोनों कथन गलत है। तो पहला कथन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, 6 महीना के अंदर सिद्ध करना होता है, बना सकते हैं उसको। यदि को दूसरा कथन कह रहा है कि कोई जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है, किया सकता है, 6 महीने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है कि परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये समितियां मंत्रियों एवं संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अनौपचारिक चर्चा हेतु मंच प्रदान करती हैं। और दूसरा है, इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों कथन सही कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है कि 73वें संशोधन के तहत निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य उपबंध हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली सही है, ग्राम सभा का गठन सही है, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सही है, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना ये कथन गलत है, स्थानीय निकायों में सांसदों का प्रतिनिधित्व, ये संसदों का प्रतिनिधित्व कहा जाएगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन ए में है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिषद नगर निगम की एक विधायी शाखा है और जिसमें निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट दोनों सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा है, महापौर का मुख्य कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है। नगर आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका, ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एफटीसी मतलब राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, फास्ट ट्रैक कोर्ट एफटीसी का गठन संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और दूसरा है, एफटीसी के न्यायाधीश तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो देखिए इसमें केवल बी सही है और पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन लगाएंगे बी। ठीक है, दूसरा कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, कह रहा है कि सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितने समय के लिए सदन से सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है। तो सिर्फ 60 दिनों के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, 60 दिनों के लिए। बताइए अब ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री थे जो कभी उपस्थित ही नहीं हुए संसद में, 60 दिनों के अंदर नहीं हुए थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। बताइए कौन से थे और कौन से ईयर में थे। नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के नाम निर्दिष्ट सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के नाम निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या नीचे बताइए कुट का प्रयोग करके कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से। तो देखिए इसमें दूसरा कथन गलत है, संसद के दोनों सदनों के नाम निर्दिष्ट सदस्य ये नहीं लेते हैं भाग, और बाकी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जैसे मुख्यमंत्री हो गए, और संघ राज्य क्षेत्रों की निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन लगा देंगे के बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से किन विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा समर्थित राष्ट्रहित में, या दूसरा 2 या 2 से अधिक राज्यों के संसद से अनुरोध करने की स्थिति में, या तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने में, और चौथा है राज्य विधानसभा चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति में। तो कुट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें पहला कथन जो है ये कथन गलत है कि राज्यसभा के संकल्प द्वारा समर्थित राष्ट्रहित, ये कथन गलत कर दीजिए, जहाँ जहाँ एक हटा दीजिए। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी लगा दीजिए, 2 3 और 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहा है कि राज्यपाल की आदेश जारी करने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ सह अस्तित्व है, और दूसरा है यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, और तीसरा है राज्य विधायिका के पुनः समवेत होने के 6 माह के उपरांत अध्यादेश समाप्त हो जाता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो देखिए इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन लगाएंगे 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी।
बताइए। तो ये है सरकारी आयोग 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। चौधरी रहमत अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे पाकिस्तान शब्द के प्रतिपादन के श्रेय दिया जाता है। और दूसरा है 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इनके पाकिस्तान के निर्माण के विचार का समर्थन किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे आता है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से मिलकर बनी एक ग्राम स्तरीय सभा है। और दूसरा है कि यह ग्राम स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो देखिए, इसमें दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा केवल 2, ऑप्शन बी है में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रांसक्रिप्टोम एक कोशिका में विद्यमान सभी आरएनए अणुओं का एक पूर्ण समुच्चय होता है जो डीएनए से आनुवंशिक जानकारी प्राप्त करता है। और दूसरा है आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। पैगाम मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैगाम मकबरा आसफ जा और राजपुतानी शैली की वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। और दूसरा है पैगाम हैदराबाद रियासत में सर्वोच्च श्रेणी के कुलीन थे। और तीसरा है यह लाल संगमरमर से निर्मित है जो उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किए गए इंटीरियर के कारण आगंतुकों को आकर्षित करता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा 1 और 2 सही है और तीसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन लगाइए केवल 1 और 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने क्षेत्र में वनों को बहाल करने के लिए शाहबलूत चेस्टनट के वृक्षों को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया है? बताइए कौन सा किया है? तो ये किए हैं भैया यूएसए ने। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। हाई कोर्ट के रीट जारी करने के संदर्भ में बात करना है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है। कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226 है। और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 से है। चलिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के विपरीत हाई कोर्ट किसी साधारण कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए भी रीट जारी कर सकते हैं? तो बताइए कर सकते हैं जारी? सही बात है, कर ही सकते हैं। और रीट क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का भाग है, तो ये भी सही है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। अनुच्छेद 161 के तहत दी गई राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। कौन? ये राज्यपाल? ऐसा तो नहीं है, सिर्फ ये राष्ट्रपति शक्ति दी गई है। और दूसरा कह रहा है कि वह उस विषय से संबंधित जिस पर संबंधित राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। तो ये कथन सही हो जाएगा। तो दूसरा सही कर लीजिए, पहला गलत कर दीजिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 में है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट कहाँ गए? भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों से अधिक समय तक अधिवक्ता रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो अगर ऐसे ही इसमें, और ये दूसरा है संविधान के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के कार्यकाल के साथ साथ उनकी न्यूनतम आयु भी निर्धारित नहीं की गई है। बताइए तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो आप इसको दोनों लगाइए, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, यहाँ पर है प्रदर्शन वाहन यानी HSTDB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रैमजेट इंजन द्वारा संचालित मानव रहित प्रदर्शन विमान है। और दूसरा है यह प्रणोदन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा, इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर लगाइए बी। क्वेश्चन नंबर 44 है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि वह कितनी ही बार पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है। तो ये तो हो जाएगा सही आपका, लेकिन उसे संशोधन
उसे संविधान द्वारा निर्धारित परिलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, तो ये कथन गलत है। और तीसरा कह रहा है कि इसमें क्वालिफाइड और पॉकेट वीटो की शक्तियां भी निहित होती हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। आपका लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45। फायर एआईडी के पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य वनाग्नि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करना है। और दूसरा है इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। वह सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। और दूसरा है वह अंतर राज्य परिषद की अध्यक्षता करता है। तीसरा है वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो इसमें देखिए केवल तीसरा सही है और पहला दूसरा गलत है। ऑप्शन लगाइए सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में पंचायत राज्य के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति, थुंगन समिति और एम सिंघवी समिति। तो देखिए पहले इसमें लगाइए, पहले तो अशोक मेहता समिति लगा लीजिए, ये 1977 में थे। और उसके बाद आपके आएंगे जीवीके राव समिति, ये 84 में। और उसके बाद आएंगे एम सिंघवी, ये आ जाएंगे आपके 85 में। थुंगन समिति 86 में। तो हो जाएगा आपका 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें बताना है। तो इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है, राज्यपाल थोड़ा नियुक्त करता है इसको, तो ये कथन गलत कर दीजिए। पहला ही गलत हो गया, तो इस पर सही हो जाएगा। और देख लीजिए इसमें सही क्या है। तो यह पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, सही बात है। और राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। यह भारत निर्वाचन आयोग की समग्र देखरेख में कार्य करता है, ये भी सही है। तो पहला कथन गलत है, तो ये हो जाएगा सही, गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पंचायतों की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर स्तर पर पंचायत को 5 साल का कार्यकाल प्रदान किया गया जाता है। और दूसरा है किसी पंचायत के समय से पहले भंग होने पर हर बार नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए। और तीसरा है समय से पूर्व विघटन के पश्चात पुनर्गठित एक पंचायत को 5 वर्ष की पूर्ण अवधि का लाभ नहीं मिलता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन लगाएंगे 1 और 3 किस में है, ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल है, ICET इसको बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह पहल भारत और रूस द्वारा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए शुरुआत किया गया, तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन कर रहा है कि इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय करता है, तो ये कथन सही हो जाएगा। तो दूसरा सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश पद में निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश शामिल होते हैं। अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, किसी लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश। बताना है, कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका सभी होंगे, 1 2 3 4 5 ऑप्शन सभी हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सभी के सभी हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कह रहा है कि ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ग्राम न्यायालय ऐसे आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिनमें कथित अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष सजा का प्रावधान है। और दूसरा है ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों के पालन हेतु बाध्य है। कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो देखिए इसमें दोनों ही कथन गलत है, ठीक है, दोनों ही कथन गलत कह रहा है, तो ऑप्शन लगाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए,
किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के लिए अधिकृत है जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और दूसरा, जब वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसे संसद द्वारा निर्धारित मानकों के हिसाब से देय उपलब्धियां और भत्ते राज्यों द्वारा साझा किए जाते हैं। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका, दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन लगाएंगे डी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा के सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाए। और दूसरा है 87वें संविधान संशोधन 2003 ने निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 1991 की गणना के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा, दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक मंत्री को राज्य विधायिका की किसी भी समिति में बोलने और मत देने का अधिकार होता है। और दूसरा है, यदि प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं तो राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होता है। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें देखिए, दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन लगाइए बी, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को निम्नलिखित में से कौन से विषय प्रदान किए गए हैं? कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार शामिल है, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, मत्स्य उद्योग, लघु उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए, इसमें आप ऑप्शन डी लगाइए, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है। निर्वाचन के राज्य द्वारा वित्त पोषण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? बताइए किस समिति का गठन किया गया है। तो यह किया गया था इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर डी। 59 है, आदित्य L1 के बारे में है कि इस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का वेधशाला श्रेणी का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। और दूसरा है, इस अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर प्रभा मंडल में स्थापित किया जाएगा। और तीसरा है, यह प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल एवं सूर्य प्रभा मंडल के अवलोकन हेतु 7 नीति भारों का वहन करता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। अब इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। चुनावी बांड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो चुनावी बांड 1 करोड़ रुपए के वर्ग मूल्य में जारी किए जा सकते हैं। सही बात है, कर सकते हैं। चुनावी बांड का उपयोग सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है। सभी राजनीतिक नहीं, बल्कि जो 1/10 की ऐसे कुछ है जो उसको प्राप्त किया हो उसके लिए है। जो राष्ट्रीय पार्टी हो उसके लिए भी है, राष्ट्रीय पार्टियों के लिए भी। और उसके बाद क्रेता द्वारा प्रस्तुत जानकारी को गोपनीय रखा जाता है, ये सही है। और राजनीति दलों को चंदा देने के विदेशी कंपनियां भी दे सकती हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत पूछा है? तो ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 61। एक संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेलंगाना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और दूसरा है, यह रिजर्व गोदावरी नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तीसरा है, भौगोलिक रूप से यह रिजर्व इंडो मलय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा बाघ और तेंदुआ इसमें पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। किस अभ्यारण्य को सर्वोत्तम वर्णन बताना है, कौन से इसमें है अभ्यारण्य में रहते हैं जो ये अभी इस बताया गया है। तो आपका ये होगा कंवल टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसका केवला भी हो सकता है, कंवल इसमें दिया गया। ऑप्शन बी सही है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवार न्यायालय, तो कह रहा है कि यह राज्य सरकारों द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श से परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। सही बात है। दूसरा कह रहा है कि परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, तो ये कथन गलत है, की जा सकती है। ऑप्शन लगाइए ए, केवल 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। ओट्टन थुल्लाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कला, विज्ञान और चिकित्सा के सामंजस्यपूर्ण समन्वय के लिए प्रसिद्ध केरल का एक प्राचीन युद्ध कला रूप है। ऐसा माना जाता है कि इसे शिकारियों द्वारा जंगलों में जानवरों के लड़ने की तकनीक को देखकर विकसित किया गया है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो इसमें दोनों ही कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है।
अधिसूचित क्षेत्र समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा गठित सांविधिक निकाय है और ये पूरी तरह नामित निकाय है। तीसरा है, यह इनका गठन औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे कस्बों के प्रशासन के लिए किया गया है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो इसमें भी देखिए आप लगाएंगे 2 और 3। पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, कह रहा है कि न्यायमूर्ति वी.एन. श्री कृष्णा समिति का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? तो यह किया गया था आपका मध्यस्थता तंत्र संस्थागत समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, यह संरक्षित क्षेत्र निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह विशालकाय लेदर बैक कछुओं के लिए भारत का निडल स्थल है। हाल ही में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए मार्ग बनाने के लिए इस पूरे वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्यों की सूची से हटा दिया गया था। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन किया जा रहा है? बताइए। यहाँ पे दिया गया है ए गेलाथिया वन्यजीव अभयारण्य, बैरन द्वीप, लैंडफॉल द्वीप या कथबर्ट। तो ये हो जाएगा आपका पहला ही है, गैलाथिया वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किन्हें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है? लोकसभा के सदस्य को, राज्यसभा के सदस्य को, राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य को, भारत के उपराष्ट्रपति को। बताइए, नीचे को प्रयोग करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए आपके हो जाएंगे, लोकसभा के सदस्य को हटा दीजिए, बाकी राज्यसभा के सदस्य को, राज्य विधानसभा के परिषद को और भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2, 3, 4। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कर रहा है 69 में, संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति की अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विशेष राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए। दूसरा है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति उस सीट से भी चुनाव लड़ सकता है जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा। दूसरा सही, पहला गलत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार का भाग नहीं है। बताना इसमें से नहीं है, कौन क्षेत्राधिकार नहीं है इसमें से। तो अंतर्राज्यीय जिला विवाद, ऑप्शन ए सही हो गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, इसको हटा दीजिए। और किसी भी पूर्व संविधान संधि से उत्पन्न विवाद, ये भी सही है। केंद्र के खिलाफ राज्य द्वारा नुकसान की भरपाई, तो ये भी सही है। दूसरा हटा दीजिए, जहाँ 2 है। देखिए मिल गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, भरोस नहीं, इसको बोलते हैं भारत ओएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि ये आईटी मद्रास द्वारा विकसित एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सही बात है। और भरोस यानी भारत ओएस एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है। इसमें गूगल की सभी सेवाएं शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए तो इसको बनाया गया है कि जो चाहिए वो सिर्फ वही आ जाए। तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन लगाएंगे ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा के विघटित होने पर समाप्त हो जाता है? लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक, दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक, राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया विधेयक। तो कौन सा सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका केवल पहला सही है और बाकी गलत है। पढ़ लीजिए कौन सा हो जो विघटित हो जाएगा, विघटित होने पर समाप्त हो जाता है। तो लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित है, जैसे लोकसभा ने पारित कर दिया है और राज्यसभा में लंबित है, तो ये विघटित हो जाएगा। क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो ये जो विधेयक जाएगा यहाँ पे राज्यसभा में, तो इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा, तो इसको हटा देना रहेगा। लेकिन दोनों सदनों द्वारा पारित राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक है, तो उसको पास किया जाता है। यानी लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो अब प्रेसिडेंट के लिए है, तो ये लंबित है, तो ये पास हो जाएगा। विघटित होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया विधेयक, तो ये दूसरा कोई लोकसभा आएगा तो उसको पास कर सकता है। चलिए इसमें ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 73 है, बासमती चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो इसकी खेती ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में की जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसकी खेती ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में की जाती है।
और हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने बासमती चावल के लिए मानक अधिसूची सूचित किए हैं। बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी है, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 74, छावनी परिषद निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। यह छावनी परिषद के कार्य अधिकारी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, या तो परिषद के अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से छावनी क्षेत्र के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं, या स्टेशन की कमांड करने वाला सैन्य अधिकारी छावनी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो देखिए जहाँ छावनी होता है आर्मी वालों का रहने का स्थान बनाया जाता है, तो उसी में उनका चलता है कानून, उनके सबका मूल अधिकार वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है आम नागरिकों का, क्योंकि वहाँ पे उनका ही रूल चलता है। तो ऑप्शन डी लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी पदावधि निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और कह रहा है कि उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और तीसरा है कि एक पदधारी प्रधानमंत्री की मृत्यु अगर हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा कथन गलत है कि उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसको लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विषाणु विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्संकलन यानी कि रिस्टोरमेंट का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यह एक संकर विषाणु का निर्माण है जिसमें दो अलग अलग विषाणु के जीनोम के हिस्से होते हैं। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है। कौन दिलाएगा। तो ये हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश उसी राज्य के, जैसे राष्ट्रपति दिलाया जाता है ना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा, वैसे ही वहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आचार संहिता कब लागू होती है। तो यह होती है चुनाव कार्यक्रम जब घोषणा तुरंत बाद हो जाता है, जैसे इस समय हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 79 है, अस्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित की जाती है। अस्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है। बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत में संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के न्यायवादी को किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो देखिए इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर लगाएंगे एक, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 81 है, IT नियमावली 2021 के तहत हाल ही में स्थापित शिकायत अपील समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए इनकी स्थापना की गई है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो केवल ऑनलाइन संचालित होगा। कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो इसमें दोनों ही कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लगाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रही चाइना प्लस वन रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो यह है कि यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के चीन के बाहर स्थानांतरित करने के लिए एक रणनीतिक निर्णय। जैसे मान लीजिए चीन यहाँ पर है तो यहाँ पे अलग अलग अपना रास्ता बना रहा है। जैसे पहले सिल्क रूट था वैसे वैसे तो अपना रास्ता अलग अलग बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे तो भारत है ऐसे, तो यहाँ पे चाइना से है तो अपना अलग अलग रूट बना रहा है विदेशों यहाँ पे यूरोप में पहुँचने के लिए और भी अपना संसाधन जुटाने के लिए। तो ये ऑप्शन 20 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, मान लीजिए यहाँ पे XYZ के नाम के एक न्यायाधीश हैं, जिला न्यायाधीश बनने वाले चाहते हैं तो उनकी उम्र कितनी निर्धारित की गई है संविधान के अनुसार। तो इसकी कोई निर्धारित नहीं की गई, ऑप्शन डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, इम्यून ई प्रिंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इम्यून ई प्रिंटिंग नाम सुना है। तो यह पहले सामना किए गए वेरिएंट के माध्यम से अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दोहराने की शरीर की प्रवृत्ति है। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है टी कोशिका लिम्फोसाइटिस इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन लगाइए ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 85 है,
राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और दूसरा कथन कह रहा है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस नहीं भेज सकता है। तो क्या नहीं भेज सकता, ऐसा कथन सही है? तो सही बात है, ऑप्शन सी लगा देंगे इसमें। अगर कोई धन विधेयक है और अगर यहाँ पे विधानसभा ने इसको पास कर भेजा है राज्यपाल के लिए, मतलब गवर्नर के पास, तो यह इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, इसको देना ही पड़ेगा सहमति, पूर्व सहमति होती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये परामर्शदात्री निकाय है जिनका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। और दूसरा है केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और तीसरा है कुल 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं जो भारत के सभी 28 राज्यों को कवर करती है। बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें केवल दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा कथन गलत है। ऑप्शन लगा दीजिए बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। 87 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र बलों से संबंधित सेवा मतदाताओं को प्रॉक्सी वोट की सुविधा प्रदान की जाती है। दूसरा है निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्र की सुविधा अधिसूचित कुछ वर्गों के लोगों को प्रदान की जाती है। बताइए उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा? तो यह सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक और दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और दूसरा है उसके निष्कासन के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी, कि उसके चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य, तो ये हटा देगी। और उसके निष्कासन के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की आवश्यकता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 89 है कि संसद के दोनों सदनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित की है और केंद्र सरकार के परामर्श से केवल लोकसभा का अध्यक्ष ही लोकसभा को विघटित कर सकता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से? देखिए ये तो सही है, लेकिन ये कथन गलत है। विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है कि लोकसभा का अध्यक्ष को होगा? तो ऑप्शन ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, वरीयता तालिका के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए पहले कौन आता है? प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, कौन आते हैं? तो देखिए पहले तो प्रधानमंत्री को ले लीजिए, 3 नंबर पे आते हैं ये। उसके बाद आ जाएंगे आपके राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, तो ये हो जाएंगे 3। उसके बाद हो जाएंगे ये उप पूर्व राष्ट्रपति हो जाते हैं, फिर संघ कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं। तो हो जाएगा आपका 1 3 2 4, किस में है? 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लोकसभा और राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, सिर्फ लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुसार मंत्री पर कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होती हैं, तो ये सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री का यह कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णयों को माने और संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह पर उसका समर्थन करें, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन लगाएंगे 2 और 3, 2 और 3 है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 92 है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद रखिए इसमें लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं है, उसका जो पद है अभी तक रिक्त है, खाली है। जब भी किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही इसका सभापति बन जाता है। और दूसरा है उसके निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। और तीसरा है वह लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो इसमें हो जाएगा पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है, तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में इस प्रकार की अलग अलग समितियां होती हैं। यह समिति सदन के कार्य और समय सारिणी को विनियमित करती है। यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों के संचालन के लिए समय निर्धारित करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति में इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में सभापति और 11 सदस्य होते हैं। बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? 93 का में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये बात हो रही है कार्य सलाहकार समिति की, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।
और दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी अनुशंसा प्रधानमंत्री करता है। तो ये तो कथन सही है, लेकिन ये कथन गलत है। तो इसको ऑप्शन लगाएंगे, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अब 95 आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वस्तु जो 70 केल्विन से अधिक है के ताप पर एक अतिचालक के रूप में कार्य करती है और उसे आमतौर पर उच्च तापीय अतिचालक यानी HTS माना जाता है। दूसरा है ठोस पारा अपने थ्रेशहोल्ड तापमान अर्थात 270 डिग्री सेल्सियस के नीचे एक अतिचालक के रूप में व्यवहार करता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन लगा देंगे इसको, दो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के संबंध में है। तो कह रहा है कि वह राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जो जहां उसे नियुक्त किया गया है, और राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है, लेकिन उसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो 35 वर्ष तो आयु पूर्ण होना ही चाहिए। तो इसको लगा देंगे, केवल तीसरा सही है और बाकी ये दोनों कथन गलत हैं। तो ऑप्शन लगाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। देखिए लास्ट 97 इसमें है, अभी 3 है। तो भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है और राष्ट्रपति सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकता है। कौन सा कथन इसमें गलत है वो बताना है। तो तीसरा तो इसमें देखिए सही ही है, तीसरा वाला तो गलत बताना है इसमें से। तो इससे लाइए 1 और 2 सही है, 1 और 2 लगा देंगे। दोनों कथन गलत है, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 98 आइए। कह रहा है कि संसद का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लोकसभा निर्वाचन के उद्देश्य के लिए मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन के लिए उपबंध प्रदान करता है। बताइए कौन करता है। तो ये करता है भैया आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 99 है। आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देशों के बीच द्विपक्षीय संधियां हैं जो साक्ष्य के आदान प्रदान की अनुमति देती है। और दूसरा है विदेश मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय है। और तीसरा है इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC न्यायिक प्रक्रियाओं के कार्यों के संबंध में विदेशी सरकारों के साथ किसी प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख नहीं करती है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ऑप्शन सी, केवल एक कथन सही है। यहाँ देखिए केवल एक कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन हो जाएगा गलत। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 100। देखिए ओके। तो कह रहा है कि WEF में यानी कि विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गैर सरकारी लॉबिंग संगठन है जो बृहद स्तर पर वैश्विक उद्यमों द्वारा वित्त पोषित है। तो सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका उपयोग निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और यहाँ तक कि युद्धों से बचने के लिए भी किया गया है। तो देखिए दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे सी। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर ये विजन IAS का टेस्ट नंबर ये हम लोग कर रहे थे 2। ठीक है। तो टेस्ट नंबर 2 में देखिए 100 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आप इसको लगातार ऐसे टेस्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पॉलिटी से कैसे कैसे घुमा क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था आज का, लेकिन कितने शब्द को हेर फेर करके पूछा हुआ है। तो आप भी ऐसे ही लगातार इसको देखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जितना ज़्यादा आप देखिए प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा, बेनिफिट रहेगा आपको। और आपके वीडियो देखने से, लाइक करने से मेरा भी उत्साह बढ़ता है। तो हम भी ऐसे ऐसे नए वीडियो लाते रहेंगे खोज के टेस्ट, और आप लोग बस ऐसे टेस्ट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।